नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस विशेष वीडियो में। जब भी 1 फरवरी को हमारी केंद्रीय मंत्री बजट पेश करती हैं तो अक्सर कई लोगों को बजट को समझने में समस्या आती है। आपकी समस्या को आज इस वीडियो के माध्यम से हम हल करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बजट से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जो भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो न केवल यूपीएससी के एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बल्कि यदि आप एक सामान्य नागरिक हैं, क्योंकि बजट जो है वो सामान्य नागरिकों को भी इम्पैक्ट करता है, तो आपके लिए भी ये जो वीडियो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में आखिर हम समझने क्या वाले हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर आज की हमारी जो वीडियो है वो इतनी खास क्यों है, इतना स्पेशल एपिसोड क्यों है, तो उस पर बात करेंगे। फिर इसके बाद बजट का अर्थ क्या होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे, बजट का मतलब क्यों होता है, सरकार बजट क्यों लेकर के आती है, उसके पीछे का क्या रीजन है, बजट के उद्देश्य क्या हैं, सरकार बजट से क्या प्राप्त करना चाहती है, किन क्षेत्रों को टारगेट किया जाता है, उस पर बात करेंगे। फिर सरकारी बजट के घटक क्या होते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट, यहां से इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो सरकारी बजट के घटक क्या होते हैं, बजट कौन कौन सी चीजों को मिलाकर के बना होता है, उस पर बात करेंगे। फिर बजट के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप का बजट होता है, ये भी जानेंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यूपीएससी के एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और फिर हम बात करेंगे कि बजट की घाटे किस प्रकार के होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, जब जब भी आप बजट को लेकर के कोई प्रोग्राम देखेंगे या कोई न्यूज चैनल देखेंगे तो वहां पर ये बोला जाता है कि सरकार को जो है इस बार फिस्कल डेफिसिट इतना हुआ है, या सरकार का जो टोटल रेवेन्यू डेफिसिट है वो इतना रहा है, जो गवर्नमेंट डेफिसिट है वो इतना रहा है। तो ये तीनों जो चीजें हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को यहाँ पर इस वीडियो में जो है हम समझने वाले हैं। तो वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बजट को लेकर के जो भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि हमारी जो नोएडा वाली क्लासेस हैं वहां पर नए बैचेस की शुरुआत होने वाली है। तो नए बैचेस जो हैं, हिंदी माध्यम के भी बैच हैं, अंग्रेजी माध्यम के भी बैच हैं। हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो 21 फरवरी को शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का जो अगला बैच है वो 17 फरवरी से शुरू होगा। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप कोई और कोर्स चाहते हैं, मान लीजिए कोई आप दूसरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी को लेकर के, यूपीपीसीएस को लेकर के, यूपीएससी को लेकर के, तो आपकी जो तमाम क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है हमारा 8750187501। इस पर आपको तमाम जो सवाल हैं आपके, उन सवालों के हल जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस नंबर को अपने पास हमेशा सेव करके रखिए। यूपीएससी की तैयारी को लेकर के कोई भी आपके पास समस्या है तो हमारे एक्सपर्ट गाइड्स जो हैं वो आपको इस नंबर पर गाइड करने के लिए जो है हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। तो ये नंबर आपके फोन में हमेशा सेव होना चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर हमारा ये जो एपिसोड है ये एपिसोड इतना खास क्यों है। उसको अगर आप डिस्कस करें तो ये एपिसोड खास है। आप सभी जानते हैं कि जल्द ही 1 फरवरी को हमारी सरकार जो है, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं वो बजट पेश करने वाली हैं। तो जाहिर तौर पर बजट एक साल के लिए सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बजट बताता है कि सरकार के भी 1 साल के भीतर सरकार कितना खर्च करने वाली है, सरकार को कितने पैसे प्राप्त होने वाले हैं। इसीलिए जो पूरा आज का जो हमारा वीडियो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बजट में शामिल जो भी तमाम इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जो भी तमाम इंपॉर्टेंट शब्द हैं, बुनियादी अवधारणाएं हैं, उनको समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बजट की जब आप शुरुआत करते हैं तो बजट के आपको 2 पहलू देखने को मिलते हैं। एक तो है बजट का इकोनॉमिक पहलू यानी कि आर्थिक पहलू, और दूसरा है बजट का राजनीतिक पहलू। इकोनॉमिक पहलू अगर आप देखें, इकोनॉमिक पहलू में बेसिकली आपका जो इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं वो आपके शामिल होते हैं। सरकार का जो खर्चा है, खर्चे से जुड़े जो टर्म है, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट हो गया या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इन तमाम शब्दों का क्या मतलब है वो आपको जो है इकोनॉमिक पहलू में देखने को मिलता है। आपका एक होता है पॉलिटिकल पहलू, पॉलिटिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू। कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू में मुख्य तौर पर आपको भारतीय संवैधानिक जो पक्ष है या संविधान में बजट को लेकर के सरकार ने या हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या प्रोविजन किए हैं वो आपको आपका जो है आपका राजनीतिक पहलू में आ जाता है। तो अब एक सवाल का जो जवाब है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का जिक्र जो है वो कौन से प्रोविजन में किया गया है, कहां पर किया गया है, किया भी गया है या फिर नहीं किया गया है, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हमने देखा कि विशेष जो आपका एपिसोड है ये इतना खास क्यों है। अब हम समझते हैं कि सरकारी बजट जो होता है उसका अर्थ क्या है, गवर्नमेंट बजट का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सामान्य बजट का क्या मतलब होता है।
तो सामान्य बजट जब आप, जैसे अगर आप घर में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जो माता पिता हैं या फिर अगर आप घर में बड़े हैं तो आप भी अपना बजट बनाते होंगे। आप ये तय करते होंगे कि आप एक महीने में या एक निश्चित समय में कितना खर्च करने वाले हैं, आपको कितनी इनकम प्राप्त होने वाली है। तो बजट बेसिकली आपके घर का या जहां भी आप रहते हैं, जहां भी आप जो है देखभाल करते हैं या जो भी आप काम करते हैं, उसका एक विवरण होता है। विवरण इस बात को लेकर के कि सर आप जो है कितना खर्च करने वाले हैं, कितना पैसा आपके पास आने वाला है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां पर जाएगा, ये तमाम पॉइंट आपको कहां मिलते हैं, ये पॉइंट मिलते हैं आपको बजट में। ऐसा ही होता है आपका सरकारी बजट। तो सरकारी बजट को अगर आप डिफाइन करें, आप कह सकते हैं सरकारी बजट जिस या सरकार का एक वित्तीय विवरण होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो एक वर्ष की अवधि में, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहां तो एक वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि जो आपका बजट है वो एक ही साल का बनाया हो। बजट एक निश्चित अवधि का होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बजट क्या है? निश्चित अवधि का है। वो निश्चित अवधि 1 महीने भी हो सकती है, वो निश्चित अवधि 6 महीने भी हो सकती है, और वो निश्चित अवधि 1 साल भी हो सकती है। तो बजट क्या है? एक निश्चित अवधि में राजस्व और व्यय का पूर्वानुमान होता है, यानी कि एक निश्चित अवधि में हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं, हमारा राजस्व क्या रहने वाला है, हमारे कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, हम कहां कहां खर्च करने वाले हैं, इसका जो अनुमान है, इसका जो आपका एस्टिमेट है, उसको कहा जाता है बजट। तो ये सबसे पहले हमने बजट को समझा। सरकारी बजट क्या है? सरकारी बजट सरकार के प्रस्तावित राजस्व और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। सामान्य बजट क्या है? सामान्य बजट आपका किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट बजट होता है वो गवर्नमेंट पेश करती है। तो जाहिर सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है, हमने समझा। बजट की इंपॉर्टेंस अगर आप देखें तो किसी देश की आर्थिक नीतियों को आकार देने में, वहां पर जो भी आपकी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और उस देश के पास जितने संसाधन मौजूद हैं उन संसाधनों का कुशल आवंटन सुनिश्चित करने के लिए बजट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर आपके मन में सवाल आ सकता है कि संसाधन तो देश के ही हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या जरूरत है? तो ये बात तो सच है कि संसाधन तो देश के ही हैं और देश के काम में ही आने वाले हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि आपके जो संसाधन है वो संसाधन सीमित हैं, और उन संसाधनों के माध्यम से जो जरूरतें पूरी होती हैं वो जरूरतें असीमित होती हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि पहले से प्लानिंग की जाए। प्लानिंग इस बात को लेकर के की जाए कि कौन सा संसाधन कहां पर कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा, और ये जो आवंटन का काम है, ये काम भी आपका सरकारी बजट के माध्यम से किया जाता है। तो ये सबसे पहले हमने समझा सरकारी बजट क्या है। अब सरकारी बजट का उद्देश्य क्या होता है, सरकार बजट लेकर के क्यों आती है, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे उद्देश्य हैं। आप इसमें से जो अपने एग्जाम के लिहाज से 4-5 पॉइंट याद कर सकते हैं। पहला आपका वही है, संसाधनों का जो है सही ढंग से आवंटन सुनिश्चित करने के लिए, जो है रिसोर्स जो है आपके हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करने के लिए जो बजट है वो इंपॉर्टेंट होता है। डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए बजट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आपका बजट इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रबंधन के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार सरकार जो है वो पर्यावरण को लेकर भी योजनाएं लेकर के आती है, पर्यावरण के संबंध में भी जो है नीतियों का निर्माण किया जाता है, और उसका जो खर्चा है वो भी बजट से ही आता है। तो पर्यावरण प्रबंधन के लिए भी आपका जो बजट है इंपॉर्टेंट है। फिर आय के पुनर्वितरण के लिए, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका बजट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे, भारत में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। जो हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच का अंतर है वो काफी ज्यादा है, और जो बजट है वो एक टूल के तौर पे काम करता है, एक उपकरण के तौर पे काम करता है, जिसका इस्तेमाल करके हम इस जो इनइक्वालिटी हमारे देश में मौजूद है उसको कम कर सकते हैं। तो आय के पुनर्वितरण के लिए बजट काफी इंपॉर्टेंट है। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जब उन इन्वेस्टर्स को ये लगेगा कि आपके देश की जो सरकार है वो सही ढंग से काम कर रही है, और सरकार सही ढंग से काम करेगी, तब आपके देश में स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी आएगी तभी जाकर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके देश में निवेश करेंगे। तो इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाने के लिए, इन्वेस्टर्स का विश्वास जीतने के लिए भी कई बार सरकार जो है बजट का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए, या उनके सही ढंग से इस्तेमाल हो सके, उसका सही ढंग से यूज हो सके, उसके लिए बजट का यूज होता है। फिर सामाजिक और राजनीतिक प्राथमिकताएं सुनिश्चित करने के लिए, डेट को मैनेज करने के लिए बजट का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार जो ऋण लेती है उसको सरकार कैसे चुकाएगी, किन सोर्सेस से चुकाएगी, इसको सुनिश्चित करने के लिए बजट इस्तेमाल होता है। संसाधनों का आवंटन तो हमने देख ही लिया है। फिर कई बार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी बजट का इस्तेमाल होता है। फिर क्षेत्रीय आवंटन के लिए, अब क्षेत्रीय आवंटन का क्या मतलब है? क्षेत्रीय आवंटन का मतलब यह है कि आप अगर हमारे देश में देखेंगे तो हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं। उन राज्यों में से कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास बहुत ज्यादा संसाधन हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास संसाधन मौजूद नहीं है। तो ऐसे में अगर आप इस इनइक्वालिटी को दूर नहीं करते हैं तो आपके देश में एक के शेप डेवलपमेंट देखने को मिलेगा।
के शेप डेवलपमेंट का मतलब ये है कि कुछ देश आपके, कुछ जो आपके राज्य हैं वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लेंगे, जबकि कुछ आपके राज्य ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट की मात्रा बहुत कम होगी। तो इस के शेप्ड रिकवरी से बचने के लिए और ओवरऑल आपका सभी राज्यों को विकास की तरफ ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम बजट के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की कोशिश करें, और सरकार बजट के माध्यम से यही करने का प्रयास करती है। तो ये कुछ तमाम आपके उद्देश्य हुए जो कि बजट के माध्यम से आपको देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं बजट के इंटरेस्टिंग पहलू पर, बजट के कंपोनेंट क्या होते हैं, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आपका सबसे पहले होता है गवर्नमेंट बजट। हमने बात की थी कि बजट जो है वो किसी देश की जो सरकार है उसके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पक्ष को दर्शाता है, यानी कि सरकार की क्या इनकम होने वाली है और सरकार का क्या खर्चा होने वाला है उसको दर्शाता है। तो इसके क्या हो सकते हैं, दो हेडिंग होती हैं। सबसे पहले आता है आपका गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट की दो हेडिंग्स होती हैं, एक है आपका रेवेन्यू बजट और दूसरा है आपका कैपिटल बजट। दोनों के बीच में, दोनों में आपको और भी सब क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। रेवेन्यू बजट जो होता है उसको भी आगे चल करके दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट जो होता है, कैपिटल बजट को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है आपका कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आपका जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इसको भी आगे चल करके दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक तरफ है आपका टैक्स रिवेन्यू और एक तरफ है आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये ओवरऑल बजट का पूरा स्ट्रक्चर हुआ। तो हमने सबसे पहले कंपोनेंट पर बात की। अब इस पर थोड़ा और डिटेल से बात करते हैं कि ये जो तमाम शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं इन शब्दों का मतलब क्या होता है, क्योंकि शब्द बता देने से आप उसके मतलब को नहीं समझेंगे, उसकी डिटेल को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब डिटेल पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार का जो रेवेन्यू पक्ष होता है, सरकार का जो रेवेन्यू पक्ष होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो रेवेन्यू पक्ष है सरकार का, उस रेवेन्यू पक्ष को जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है आपका कैपिटल रिसिप्ट। क्या मतलब होता है दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट से। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का बेसिकली मतलब होता है सरकार की वो प्राप्तियां, इसको आप जो है कह सकते हैं राजस्व प्राप्तियां, हिंदी में इसको कहा जाता है राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां सरकार की वो प्राप्तियां होती हैं, इसके लिए दो शर्तों को आपको याद रखना है। पहली शर्त इसकी ये है, किसी भी इनकम को रेवेन्यू रिसिप्ट कब कहा जाएगा, पहली शर्त इसकी ये होती है कि इसकी वजह से ना तो सरकार की जो संपत्ति है उसमें कमी आ रही हो, एसेट में डिक्रीज आपको नहीं देखने को मिलता, ना ही सरकार का जो डेट है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ये दोनों चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या है, एक बार फिर से इसको आप समझें। अगर बेसिकली आपका रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट कोई भी वो इनकम होती है सरकार की जिस इनकम की वजह से ना तो सरकार के एसेट में कमी आती है ना ही सरकार के डेट में बढ़ोतरी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें तो टैक्स इसका एक एग्जांपल हो गया, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके दो जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है इसके दो प्रकार होते हैं, एक है आपका टैक्स रेवेन्यू और एक है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। दोनों के डिफरेंस को समझेंगे, लेकिन अभी आपको केवल इतना समझना है कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों ही क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल हैं। इसमें हम दोनों शर्तों को अगर लागू करके देखें तो जब सरकार को आप टैक्स देते हैं, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने पार्ले जी का एक बिस्किट खरीदा, आपने पार्ले जी का बिस्किट खरीदा, सरकार जो है पार्ले जी के बिस्किट पर जीएसटी लगाती है। अब आपने सरकार को जीएसटी दिया, मान लीजिए पार्ले जी का बिस्किट खरीदा आपने 5 रुपए का, इस पर 1 रुपया आपका जीएसटी लगा। अब आपने 1 रुपया सरकार को तो दिया, तो ये क्या हुआ, ये सरकार की इनकम हो गई। लेकिन अब अपनी दो शर्तें याद कीजिए, ना तो इसकी वजह से सरकार की संपत्ति कम हो रही है ना ही सरकार का जो डेट है वो बढ़ रहा है। तो अगर आप सरकार को जीएसटी देते हैं या फिर सरकार को अगर आप टैक्स देते हैं तो क्या होता है, इससे ना तो सरकार की कोई संपत्ति कम हो रही है और ना ही सरकार का जो लोन है वो बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, ये जो आपका जीएसटी है इसने इन दोनों शर्तों को पूरा कर दिया और इसी वजह से जीएसटी को रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट के दो प्रकार होते हैं, एक है आपका टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और एक है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। दोनों के एग्जांपल्स अगर आप देखें तो जैसे जो आपका टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है उसको आगे चल करके दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो आपको पता ही होगा, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। पहले आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो बहुत सारे प्रकार के हुआ करते थे, बाद में उसको कम कर दिया गया। अब आपको जैसे डायरेक्ट टैक्स के तौर पर अगर आप देखें, इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर आपको जीएसटी देखने को मिलता है। डायरेक्ट टैक्स अगर आप देखें तो आपका इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स के अलावा आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया,
वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, ये तमाम टैक्स जो है वो आपके डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। इधर आपका आ जाता है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और अगर आप उसको डिवाइड करें तो जीएसटी के अंतर्गत आता है आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन ओवरऑल जो बजट का कंपोनेंट है, बजट के कंपोनेंट में जब आप देखेंगे तो ये सारी चीजें कौन सी हेडिंग के अंदर आती हैं? ये सारी चीजें आती हैं आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत। इसके अलावा दूसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि आपका, अगर मान लीजिए सर आपने जैसे सरकार को कोई डिविडेंड प्राप्त होता है, सरकार को कोई प्रॉफिट प्राप्त होता है, जैसे पीएसयू कोई अगर प्रॉफिट होता है तो सरकार को डिविडेंड देना पड़ता है, तो उसके माध्यम से सरकार को प्रॉफिट होता है। या फिर स्पेशल असेसमेंट सरकार को कोई टैक्स मिलता है, सरकार कोई फाइन लगाती है, सरकार कोई फीस लगाती है, तो वो होता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो हमने बजट का कंपोनेंट देखा, बजट का रिसिप्ट कंपोनेंट देखा। रिसिप्ट कंपोनेंट के अंदर जो पहली चीज है वो है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जिससे ना तो सरकार की संपत्ति कम होती है, ना ही सरकार का डेट बढ़ता है। तो ये शर्त आपको याद रखनी है दोनों। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा रिसिप्ट है वो है आपका कैपिटल रिसिप्ट। इसको कहा जाता है पूंजीगत प्राप्तियां। पहला क्या है? राजस्व प्राप्तियां। दूसरा क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां। अब राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं दोनों अलग अलग, दोनों अपोजिट होती हैं। इसमें क्या हो रहा था? इसमें जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसमें ना तो सरकार की संपत्ति कम हो रही थी, ना ही सरकार का जो डेट है वो बढ़ रहा था। यहां पर ठीक उल्टा होता है। कैपिटल रिसिप्ट वो होता है जिसकी वजह से या तो सरकार की संपत्ति कम होती है, या तो सरकार का डेट जो है वो बढ़ता है। थोड़ा सा और एक एग्जांपल से अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो कैपिटल क्या है आपका? कैपिटल रिसिप्ट किसे कहा जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट की भी दो शर्तें होती हैं, क्योंकि ये इसका क्या है, ठीक उल्टा होता है। तो इसकी भी दो शर्तें हैं। क्या शर्त है? या तो सरकार के जो एसेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, सरकार का एसेट क्या है, सरकार का एसेट कम हो रहा है, या फिर सरकार का जो डेट है वो बढ़ रहा है। दोनों के एग्जाम्पल को अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए सरकार जो है, सरकार अभी क्या है, सरकार आपका एलआईसी को ओन करती है। सरकार क्या है, एलआईसी को ओन करती है। तो एलआईसी क्या है, एलआईसी सरकार की संपत्ति है। अब मान लीजिए कल को सरकार एलआईसी को बेच देती है, जैसे सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, मान लीजिए कल को सरकार जो है एलआईसी को बेच देती है। तो अगर सरकार एलआईसी को बेचती है, एलआईसी क्या है, सरकार की संपत्ति है। अगर सरकार एलआईसी को बेचती है तो सरकार को पैसे तो मिलेंगे, लेकिन उस पैसे के बदले सरकार को अपनी संपत्ति देनी पड़ेगी और सरकार की संपत्ति कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पहली शर्त क्या है, पूरी हो रही है। इसी वजह से ये आपका क्या हो जाता है, कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है। दूसरी शर्त अगर आप देखें, दूसरी शर्त में मान लीजिए सरकार के पास कल को पैसे बहुत कम हो जाते हैं। अब सरकार को अपना काम तो चलाना है, और काम चलाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को बाहर से लोन लेना पड़ेगा। और अगर सरकार बाहर से लोन लेती है तो इससे क्या हो रहा है, सरकार का जो उधार है वो बढ़ रहा है, यानी कि डेट जो है वो बढ़ रहा है। ये भी क्या हो जाता है, आपका कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है। तो अब आप दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ गए होंगे। टैक्स में क्या हो रहा है, अगर सरकार टैक्स लगा भी रही है तो टैक्स लगाने की वजह से सरकार की संपत्ति कम नहीं हो रही, जबकि अगर सरकार एलआईसी को बेच देती है तो एलआईसी को बेचने की वजह से सरकार की संपत्ति कम हो रही है। ये डिफरेंस है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में। तो पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, मेन पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं, एक शर्त याद रखनी है। इसको और अगर आप सरल तरीके से समझने की कोशिश करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या आपकी शर्तें याद रखनी है आपको। शर्त याद ये रखनी है कि या तो बेसिकली आपका जो एसेट है उसमें कमी, या तो आपका एसेट में कुछ चेंज हो रहा होगा, या तो आपका डेट में कुछ चेंज हो रहा होगा। अगर आपका जो एसेट है, एसेट कम हो रहा है या डेट जो है वो आपका बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है। अगर ना तो आपका एसेट कम हो रहा है, ना ही डेट आपका बढ़ रहा है, तब भी आपको पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तब भी सरकार को पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है। तो ये हमने कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बीच में डिफरेंस को समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा सरल तरीके से आप इसको नहीं समझ सकते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट के कुछ कंपोनेंट अगर आप देख लें, कुछ प्रकार अगर आप देख लें, तो जैसे सरकार जो है लोन की रिकवरी करती है, तो लोन की रिकवरी करने से क्या होता है, सरकार का जो आपका डेट है वो सरकार के जो एसेट है, लोन क्या है, सरकार का एसेट होता है। लोन अगर सरकार का एसेट है और सरकार उसकी रिकवरी कर लेती है तो फिर क्या है, सरकार के एसेट में कमी आ जाती है। सरकार को पैसे तो मिले हैं लेकिन संपत्ति कम हुई है, तो इसको आप क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। फिर आपका एग्जांपल है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्ट वही हमने देखा कि सरकार ने एयर इंडिया को बेचा है, सरकार अगर एलआईसी को बेच देती है तो इसकी वजह से सरकार को पैसे तो मिलते हैं लेकिन सरकार की संपत्ति कम हो रही है। और अगर आप देखें, सरकार अगर बाजार से उधार लेती है तो बाजार से उधार लेने का मतलब यह है कि सरकार की जो लायबिलिटी है वो बढ़ रही है, और लायबिलिटी अगर बढ़ती है और पैसे प्राप्त होते हैं तो इसको कैपिटल रिसिप्ट में शामिल किया जाता है। प्रोविडेंट फंड हो गया,
आप पीएफ का अमाउंट जो सरकार के पास रखते हैं वो तो सरकार के लिए लायबिलिटी ही है, भले ही उस लायबिलिटी से वो तो सरकार के लिए लायबिलिटी होती है और सरकार को कभी ना कभी उस पैसे को देना ही है। तो ये भी क्या है, ये सरकार का उधार जो है बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर इस पूरी जानकारी का मतलब क्या है, इस पूरी जानकारी को आप अपने एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। सरकार को अगर प्रोविडेंट फंड प्राप्त होता है, या फिर ऐसे भी सवाल आ सकता है कि कुछ एंटिटीज आपके सामने, कुछ जो है कुछ चीजें आपके सामने दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कैपिटल रिसिप्ट कौन कौन सी चीज, कैपिटल रिसिप्ट की हेडिंग में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएंगी। तो ऐसे आपको याद रखना है। दो शर्तें हमने बताई थी, इसकी भी दो शर्त होती है और इसकी भी दो शर्त होती है, दोनों शर्तों को आपको याद रखना है। तो ये हमने सबसे पहले जो बजट का रिसिप्ट पक्ष होता है उसको समझने की कोशिश की। अब बढ़ा जाए आगे, बातचीत करते हैं बजट के एक्सपेंडिचर पक्ष पर। अगर आपको रिसिप्ट का पक्ष समझ में आ गया है तो एक्सपेंडिचर का पक्ष बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्सपेंडिचर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप हिंदी में कह सकते हैं राजस्व व्यय, और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको कहा जाता है पूंजीगत व्यय। दोनों के बीच में डिफरेंस को अगर आप समझने की कोशिश करें, सबसे पहले वही दोबारा से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझने से पहले अगर हम इसको समझें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसकी वजह से दो शर्तें यहां पर भी हैं। पहली शर्त यह है, या तो इसकी वजह से सरकार की जो संपत्ति है उसका निर्माण होता है, या सरकार की जो लायबिलिटी है वो कम होती है। पहला क्या है, या तो सरकार की संपत्ति का निर्माण होता है या सरकार की जो लायबिलिटी है वो कम होती है। एग्जाम्पल से आप समझें, मान लीजिए सरकार जो है, इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, हम समझ रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को। दो शर्तें हैं, पहली शर्त क्या है, या तो सरकार के जो एसेट्स हैं वो यहां पर बढ़ जाते हैं, दूसरी शर्त है या तो सरकार की जो लायबिलिटी है वो यहां पर कम हो जाती है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सरकार जो है रोड बनाने पर खर्चा कर रही है। अब सरकार रोड बनाने पर अगर खर्चा करती है तो इससे क्या हो रहा है, इससे सरकार की संपत्ति का निर्माण हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, एसेट क्रिएशन आपको देखने को मिल रहा है। और अगर सरकार के एसेट बढ़ते हैं तो ये क्या, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक और एग्जांपल, अब आप मान लीजिए इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मान लीजिए सरकार जो है आपका एलआईसी जैसी कोई कंपनी का निर्माण करती है, या फिर मान लीजिए सरकार जो है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, या सरकार जो है सरकार मान लीजिए कोई मशीनरी खरीदती है। मान लीजिए सरकार ने एक बड़ी कंपनी का गठन किया, एक सरकारी कंपनी का गठन किया, या आईआईटी जैसे किसी इंस्टीट्यूशन का गठन किया, इसमें सरकार का खर्चा आता है। ये खर्चा कहां पर शामिल होगा, ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये खर्चा जो है कहां पर शामिल होता है। तो हमारे कई साथियों ने जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही जवाब दे दिया है कि अगर सरकार कोई मशीनरी खरीदती है, सरकार कोई लैंड खरीदती है, सरकार कोई किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करती है, सरकार कोई ब्रिज बनाती है, सरकार कोई बिल्डिंग बनाती है और सरकार उसको ओन करती है, यानी सरकार उसकी मालिक है, तो अगर सरकार ऐसा कोई खर्चा करती है तो इसकी वजह से सरकार की जो संपत्ति है वो क्या है, संपत्ति बढ़ रही है। और अगर सरकार की संपत्ति बढ़ती है तो परिणाम स्वरूप इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत व्यय। ये तो पहली शर्त हो गई। पहली शर्त क्या है, सरकार की संपत्ति का निर्माण हो रहा है। दूसरी शर्त क्या है, सरकार की लायबिलिटी कम हो रही है। इसको भी आप एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए सरकार जो है, सरकार के पास, सरकार ने हमने क्या एग्जांपल लिया था जब हमने रेवेन्यू की बात की थी, कैपिटल रेवेन्यू, जब हमने कैपिटल रेवेन्यू की बात की, रिसिप्ट की बात की थी, तो हमने देखा था कि सरकार के पास पैसे कम पड़ गए हैं, सरकार ने पैसे उधार लिए हैं। अब यहां पर आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 2 साल पहले वो सिचुएशन आई थी जब सरकार के पास पैसे कम पड़ गए थे तो सरकार को उधार लेना पड़ा था। अब सरकार की सिचुएशन ठीक हो चुकी है, तो अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने अपना उधार वापस चुका दिया। सरकार ने अगर अपना उधार वापस चुकाया है तो इससे क्या हुआ है, इससे सरकार की जो लायबिलिटी है, यानी कि सरकार की जो देयता है, यानी सरकार का जो उधार है, वो उधार क्या है, वो उधार कम हुआ है। और अगर सरकार का उधार कम होता है और उधार को कम करने में कोई खर्चा आ रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दो शर्तें होती हैं, या तो एसेट बढ़ रहे हैं या लिक्विडिटी आपकी जो लायबिलिटी है वो कम हो रही है, तो इसको कहा जाता है, इस पर अगर कोई खर्चा आता है तो इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, ना तो सरकार की संपत्ति का निर्माण होता है
ना ही सरकार की लायबिलिटी कम होती है, यानी कि ये इसका ठीक उल्टा होता है। अब आप सोच करके देखिए कि बेसिकली ये सिचुएशन कब आ सकती है, ऐसी सिचुएशन कब आती है। इसका एक एग्जांपल अगर लिया जाए, मान लीजिए सरकार के पास बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जो कि सरकार के लिए काम करते हैं। अब सरकार क्या है, सरकार को उनकी सैलरी देनी है। सरकारी कर्मचारियों को सरकार जो सैलरी देती है वो सैलरी कहां आती है, वो सैलरी आती है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्यों आती है? क्योंकि उस सैलरी की वजह से ना तो सरकार का कोई एसेट बन रहा है, ना तो किसी संपत्ति के निर्माण में वो सैलरी काम आती है, ना ही किसी लायबिलिटी को कम करने में वो सैलरी काम आती है। तो सरकार जो भी आपकी सैलरी देती है सरकारी कर्मचारियों को, वो सैलरी आती है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिस्से में। और क्या क्या चीजें आती हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो अगर आप देखें तो सरकार मान लीजिए अपना इंटरेस्ट पे करती है। सरकार ने अगर कोई उधार ले रखा है तो उस उधार पर सरकार को ब्याज भी तो देना पड़ेगा, और वो ब्याज कहां पर आएगा? उस ब्याज की वजह से ना तो सरकार की संपत्ति बढ़ रही है, ना ही सरकार का उधार कम हो रहा है। मान लीजिए आपने किसी से लोन ले रखा है और आप केवल इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं, आप प्रिंसिपल अमाउंट तो दे ही नहीं रहे, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो थोड़ी कम हो रहा है, आप तो केवल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इसकी वजह से ना तो आपकी संपत्ति बन रही है, ना ही आपका उधार कम हो रहा है। तो इसको क्या कहा जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। सैलरी का हमने देख ही लिया, सरकार जो सैलरी पे करती है, सरकार जो पेंशन पे करती है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिस्से में आता है। सरकार अगर किसी को सब्सिडी देती है, मान लीजिए सरकार किसानों के लिए सब्सिडी लेकर के आती है, तो इस सब्सिडी की वजह से ना तो सरकार की संपत्ति बन रही है, ना ही सरकार का उधार कम हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एग्जांपल अगर आप देखें, डिफेंस पे सरकार अगर खर्च करती है, डिफेंस सर्विसेज पे कोई खर्च करती है, लेकिन अगर डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पे सरकार कुछ खर्च कर रही है, तो ये क्या होगा आपका? ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इसके अलावा सरकार अगर हेल्थ सर्विसेज पे खर्च करती है, सरकार अगर एजुकेशन पे खर्च करती है, अब आप कह सकते हैं यहां पर कि अगर सरकार एजुकेशन पे खर्च करती है तो इसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल का निर्माण होता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है वो आपका फिजिकल कैपिटल नहीं है। ह्यूमन कैपिटल के माध्यम से सरकार को बहुत लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। यहां पर शॉर्ट टर्म की बात की जा रही है, हमने देखा कि 1 साल के भीतर की बात हम कर रहे हैं। तो ये पॉइंट यहां पर जो है वो आपको याद रखने हैं। तो ये हमने दोनों पक्षों की बात कर ली है। एक बार फिर से अगर आप इसको रिवाइज कर लें तो आप क्या कह सकते हैं? एक होता है आपका बजट, बजट का सबसे ऊपर आता है आपका, बजट के अंदर आते हैं आपके दो कंपोनेंट, एक तरफ होता है आपका रिसिप्ट और एक तरफ होता है आपका एक्सपेंडिचर। यानी ये है आपकी सरकार की कमाई और ये है आपका सरकार का खर्चा। सरकार की कमाई भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि ये वो है जिसकी वजह से ना तो सरकार को बेसिकली सरकार की संपत्ति कम होती है, ना ही सरकार का कोई उधार जो है वो बढ़ता है। कैपिटल रिसिप्ट वो है जिसकी वजह से या तो सरकार की संपत्ति कम होती है या सरकार का उधार बढ़ता है। तो ये हमने रिसिप्ट के अंतर्गत देखा। एक्सपेंडिचर में भी दो चीजें आती हैं आपकी, एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसकी वजह से ना तो सरकार की संपत्ति का निर्माण होता है, ना ही लायबिलिटी कम होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसकी वजह से या तो सरकार की जो संपत्ति है वो बढ़ती है या फिर सरकार की जो लायबिलिटी है वो कम होती है। इस चार्ट को आपको याद रखना है। अगर आपका मेंस के एग्जाम में भी इस पर सवाल आ सकता है, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिहाज से भी ये पूरा जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संक्षेप में हमने इसको रिवाइज कर लिया। अब बजट के एक प्रकार देख लेते हैं। बजट के प्रकार की अगर आप बात करें तो बजट जो है आपके बहुत सारे प्रकार के होते हैं। बजट के प्रकार अगर आप देखें तो एक होता है आपका जीरो बजटिंग। जीरो बजटिंग में क्या होता है? सबसे पहला प्रकार है आपका जीरो बजट। जीरो बजट में आप कह सकते हैं सरकार जो है वो बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करती है। जैसे अगर आप देखें तो अभी बजट में क्या होता है, एक सामान्य बजट होता है। सामान्य बजट में सरकार पिछले साल का जो बजट है उसका अनुमान लेती है, उसके आधार पर नए साल के बजट को तैयार किया जाता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जीरो बजटिंग का क्या मतलब है। जीरो बजटिंग का मतलब यह है कि जब सरकार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करती है और पिछले साल का जो बजट है उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक तो जीरो बजटिंग है। दूसरा आपका बजट का एक प्रकार होता है जेंडर बजटिंग। तो बजट के वैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो प्रकार आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जिस पर सवाल आ सकता है, एक है आपका जीरो बजट और दूसरा है आपका जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग का मतलब यह होता है कि जब सरकार मुख्य तौर पर महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं लेकर के आती है, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जब बजट तैयार किया जाता है, महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं पेश की जाती हैं, तो उसको कहा जाता है जेंडर बजटिंग। तो ये दो शब्द यहां पर आपको याद रखने हैं। अब एक और टॉपिक जो यहां पर हमको डिस्कस करना है वो है आपका सरकार के जो घाटे होते हैं, घाटे के क्या प्रकार होते हैं। इसमें आपका पहला घाटा होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट सरकार का जो ओवरऑल आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है
उसके डिफरेंस को दर्शाता है। क्या है? आपका रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के डिफरेंस को दर्शाता है। और ये दोनों ही चीजें क्या हैं? ये दोनों ही वो चीजें हैं जो कि सरकार की ना तो संपत्ति बनाती हैं ना ही संपत्ति को कम करती हैं। तो ये हमने देखा रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर को कहा जाता है। फिर आता है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट भी इसी प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। फिस्कल डेफिसिट क्या है? सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उससे अगर आप सरकार के टोटल रिसिप्ट को घटा देंगे, जिसमें सरकार की बोरोविंग्स यानी सरकार ने जो उधार लिया है वो शामिल नहीं है, तो इसमें इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपका फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट में सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से आप घटाते हैं सरकार के जो आपका सरकार का जो टोटल यहाँ पर आपका हो जाता है एक्सपेंडिचर, और ये है आपका टोटल रिसिप्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस बोरोविंग। तो इसमें से अगर आप बोरोविंग को घटा देते हैं तो ये आ जाता है आपका फिस्कल डेफिसिट। एक होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे में क्या किया जाता है कि सरकार का जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है यानी कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसमें से अगर आप सरकार ने कोई इंटरेस्ट दिया है, कोई इंटरेस्ट पे किया है, उसको कम कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो डेफिसिट क्या है? डेफिसिट 3 प्रकार के होते हैं। इसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए संक्षेप में रिवाइज करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पहला है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को घटा देते हैं तो ये आ जाता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा होता है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर आप टोटल रिसिप्ट को घटा देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको एक और चीज घटानी पड़ेगी और वो है आपका जो आपने उधार लिया है यानी कि बोरोविंग। तो अगर आप बोरोविंग को यहां से निकाल देते हैं बाहर तो ये आ जाता है आपका फिस्कल डेफिसिट। एक होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए आप सबसे पहले लेंगे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से यदि आप इंटरेस्ट पेबल को निकाल देंगे या इंटरेस्ट जो सरकार ने पे किया है तो ये आ जाता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो ये 3 चीजें आपको संक्षेप में याद रखनी है। तो यहाँ पर अब जो हमारा पूरा बजट है वो हमने समाप्त कर लिया है। उम्मीद है इस बजट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ आपके लिए एक सवाल मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि अगर सरकार को घाटा होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसके क्या इमीडिएट इम्पैक्ट कहा जा सकता है। तो सवाल है हमारा कि यदि सरकारी बजट राजकोषीय घाटा दर्शाता है तो इसका क्या तात्पर्य है। इसका हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरकार के पास अधिक है, ऑप्शन बी सरकार को उधार लेने की आवश्यकता है, ऑप्शन सी सरकार को उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। इसी नोट के साथ अपनी वीडियो को करते हैं समाप्त और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छे से पूरे बजट को समझने की कोशिश की है। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट करते जाइएगा, बजट लिखते जाइएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा ताकि आपके और भी साथी, आपके और भी दोस्त जो हैं उनको पता लग सके। और भी लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथियों को बजट क्या होता है इसके बारे में जानकारी हो सके। अब जब बजट जारी होगा तब हम बजट पर और विस्तार से चर्चा करेंगे और जब बजट जारी होगा तब आपको बजट को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने बजट से जुड़े जो भी इकोनॉमिक पहलू थे उन सभी को विस्तार से समझ लिया है। इसी नोट के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।